साल 1967 कोलकाता में वर्ल्ड एंड कंपनी में 400 रुपये महीने की फ्रेट एजेंट की नौकरी करने वाला 25 साल का एक नौजवान अपने छोटे भाई के जोर देने पर फिल्मों में काम करने मुंबई चला आता है। नौकरी बुरी नहीं थी और कंपनी पगार भी बढ़ा रही थी, जो तब के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन जिसके भीतर एक कलाकार छिपा हो, उसका मन शिपिंग माइनिंग कंपनी की खरीद फरोख्त और हिसाब किताब में कैसे लगता। लेकिन यही युवक जब 3-4 साल के अदम्य संघर्षों के बाद फिल्मी दुनिया पर छाने लगता है तो उसे हिसाब किताब की जरूरत पड़ती है। फर्क बस इतना था कि पहले वो किसी कंपनी की कमाई बढ़ाने में लगा था और अब अपनी ही बढ़ती कमाई संभालने की जरूरत आ पड़ी थी। ऐसे में वो एक युवा सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेता है, जो उसकी कमाई, टैक्स और निवेश संबंधी काम संभालने लगता है। दोस्तों, कमाने वाले का नाम तो आप जान ही गए होंगे। इस सीए का नाम था प्रेमचंद गोधा। राजस्थान के एक ग्रामीण किसान परिवार से निकले युवा ने अपनी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण से जल्द ही नाम कमाना शुरू कर दिया। अपनी अकाउंटेंसी फर्म खोल ली और बच्चन परिवार का वित्तीय प्रबंधन भी करता रहा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं पारस वो पत्थर है जिसके संपर्क में आकर लोहा भी सोना बन जाता है। अमिताभ के सितारे फिल्मों में बुलंद हो रहे थे और प्रेमचंद गोधा अकाउंटेंसी में चमकने लगे। कई बड़े कारोबारी और फिल्मी हस्तियां भी उनकी क्लाइंट बन गईं, लेकिन बच्चन अब उनके सबसे बड़े क्लाइंट ही नहीं, विश्वास पात्र और साझेदार भी हो चले थे। साल 1975 में कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। नाम था आईपीसीए या इप्का लैबोरेटरीज। गोधा ने अमिताभ बच्चन से इस कंपनी में पैसा लगाने को कहा और अपनी कमाई भी उसमें झोंक दी और उसका सारा प्रबंधन खुद संभाल लिया। अमिताभ, उनके छोटे भाई अजिताभ और जया बच्चन इस कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर्स थे और यह भरोसा रंग लाया जब कुछ साल के भीतर ही गोधा ने इस दिवालिया कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी में बदल दिया। यह फार्मास्यूटिकल कंपनी डायबिटीज और दर्द निवारक दवाएं ही बनाती थी, लेकिन आगे कई इनोवेशन शुरू हुए। 1975 में 54 लाख रुपए के निवेश वाली कंपनी अगले 20-25 साल में हजारों करोड़ की वैल्यू में बदल गई। लेकिन इस रकम पर चौंकिए मत, इसे अभी और ऊपर जाना था। इतना ऊपर कि जिस महानायक के पैसों से ये कंपनी खड़ी हुई थी, उनके बाहर निकल जाने के बाद भी चलती रही और आज इसकी वैल्यू उनकी कुल नेटवर्थ से 2-4 नहीं 10 गुना ज्यादा है। अमिताभ इस कंपनी से बाहर क्यों निकले, इसकी भी अपनी एक कहानी है। जिस कंपनी में उन्होंने 20-25 साल तक निवेश बनाए रखा और जिस शख्स पर उनका भरोसा दिनों दिन बढ़ता ही गया, उससे अलग होने की कोई छोटी वजह तो थी नहीं, लेकिन यह वजह उनकी बदकिस्मती से आई थी। 80 और 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने कई और कंपनियों में निवेश किया था और साथ ही अपनी खुद की कंपनी भी खोल ली। नाम था एबीसीएल। आप में से जो लोग एबीसीएल के बारे में नहीं जानते, उसे इस तरह याद कर लीजिए कि यही वो कंपनी है जिसके घाटे में जाने से अमिताभ अर्श से फर्श पर आ गए थे। जिस हीरो के पीछे कभी प्रोड्यूसर नोटों की बोरियां लिए घूमते थे, उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि कर्ज देने वाले कुर्की जब्ती के नोटिस भिजवा रहे थे। वो लगभग दिवालिया हो चुके थे और उनके खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हो गए थे। अपनी कंपनी यानी एबीसीएल खड़ी करने के लिए और फिर वित्तीय घाटे से उबरने के लिए बच्चन परिवार ने 1997 में इप्का लैबोरेटरीज में अपनी 36% हिस्सेदारी बेच दी। इससे उन्हें एक मुश्त रकम तो मिल गई, लेकिन एक बेहतरीन कारोबारी निवेश और अच्छी कंपनी से हाथ धोना पड़ा। गोधा तो 1983 में ही इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके थे। अब उनकी गिनती देश के सफल उद्यमियों में होने लगी। लेकिन दूसरी ओर अमिताभ सिनेमा के पर्दे के तो बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन कारोबार की पिच पर फेल हुए। जहां एक और 54 लाख रुपए के निवेश वाली कंपनी ने उन्हें मुश्किल वक्त में भी करोड़ों रुपए का फायदा दिलाया, वहीं 60 करोड़ रुपए से खड़ी की गई उनकी अपनी कंपनी ने उन्हें 100 करोड़ के घाटे में डाल दिया। हालांकि इसके डूबने के पीछे कई गलत फैसले और उनकी बदकिस्मती भी थी। मसलन 1996 में बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कंपनी के लिए भारी घाटे का सबब बना।
1997 में इस कंपनी के प्रोडक्शन में आई फिल्म मृत्युदाता एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई और इसने भी कंपनी को भारी घाटे में डाल दिया। 7 रंग के सपने, एबी बेबी म्यूजिक एल्बम और नाम क्या है जैसे 4 प्रोजेक्ट लगातार फेल हुए और एबीसीएल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। खैर, अमिताभ उस दौर से कैसे उभरे इसकी कहानी आप पहले ही जान चुके हैं। यश चोपड़ा के भरोसे से आई मोहब्बतें और अमिताभ के छोटे पर्दे पर उतरने के साहसिक फैसले ने केबीसी के जरिए जो कामयाबी दिलाई, उस पर न जाकर हम उस शख्स की कामयाबी के बारे में बता दें जिसने कभी अमिताभ की कमाई का हिसाब किताब रखना शुरू किया और आज उसके पास अमिताभ की कुल संपत्ति से कई गुना ज्यादा पैसा है। जिस वक्त अमिताभ इस कंपनी से बाहर निकले उसने ग्लोबली पांव पसारना शुरू कर दिया था। दर्जनों देशों में इसकी दवाएं एक्सपोर्ट होने लगी थीं और कई देशों में आगे चलकर इसकी शाखाएं भी खुली। साल 2004 तक यह एशिया की टॉप 200 कंपनियों में शुमार हो गई और फोर्ब्स की लिस्ट में भी इसको जगह मिलने लगी। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी कई नई दवाइयों को मंजूरी मिलते ही इसका ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा और डायबिटीज, हार्ट डिजीज और मलेरिया की इसकी कई बेहतरीन दवाइयों की ग्लोबल डिमांड बढ़ गई। अब इस कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जबकि अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ करीब 3,000 करोड़ रुपए ही है। हालांकि अमिताभ और प्रेमचंद गोधा दोनों का फील्ड अलग अलग है, ऐसे में केवल पैसों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अमिताभ बच्चन का अपना एक गुडविल और एक ब्रांड वैल्यू भी है, जबकि गोधा एक उद्यमी है और उनकी कहानी में अमिताभ का एंगल सिर्फ इस लिहाज से जुड़ा है कि उन्होंने बतौर सीए उनके लिए काम किया था। वैसे ये भी बताते चलें कि चाहे अनिल अंबानी हो या फिर अमर सिंह, ऐसे कारोबारियों की संख्या दर्जनों में है जिन्होंने कभी न कभी अमिताभ बच्चन की ब्रांड वैल्यू को भुनाने की कोशिश की। खुद अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ भी उन्हीं के सहारे ब्रिटेन में अपना कारोबार फैला सके। बहरहाल इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर एक काम में लगे रहें और लगे ही रहें तो उसमें कामयाबी के आसार कई गुना बढ़ जाते हैं। और अगर कामयाबी के दौरान वो सब भी पाने की कोशिश करें जिसमें आपका दखल नहीं, आपकी दक्षता नहीं, तो उसके खोने के भी आसार बढ़ जाते हैं जो आपके पास पहले से है। फिलहाल नए साल की शुभकामनाओं के साथ उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने भी इस कहानी से इंस्पिरेशन लिया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी फिल्मी कहानी के साथ। तब तक के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।